अभिनंदन वंदन करता हूँ और कार्यक्रम में जबकि शंभुनाथ साहब हैं जो किसी क्षेत्र में किसी विकास और सनातन प्रणाली के तौर पे सनातन प्रणाली के तौर पे इलाहाबाद में किया है और हम इस संस्कृति कॉन्क्लेव 2023। मनीष जी, लगातार 4 दिन तक आपने इस पर बहुत सारे विषय उठाए। आज है शिक्षक दिवस 5 सितंबर। नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी हमारे विज़न की बात हो रही है। थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपने आज क्या किया और आज का ध्येय क्या है, पूरे आज जो चर्चा रही उसका ध्येय क्या है? देखिए, सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव का जो मूल काम था हमारा, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते थे, उसमें शिक्षा और संस्कृति और विकास को सोचते हुए हम लोग काम करते थे। हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के प्रेरणा भाई अतुल कोठारी साहब जो शिक्षा संस्कृत न्यास के सचिव हैं, और आपने एक मिशन के तहत पूरी अपनी वर्षों का तपस्या लगाई, आपने मेहनत करी। भारत की शिक्षा नीति को लाने वाले उन चंद सदस्यों में से आप एक हैं। आप भारत की शिक्षा नीति एक अलग प्लेटफॉर्म पे जो पिछले कुछ सालों से आपको दिखाई दे रही है, उसमें उस महती काम में लगे हुए मनीषियों में से आप एक मूर्धन्य स्थान प्राप्त हैं। हम लोगों की सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव 21 दिवसीय सत्रों में आज का जो हमारा 4 दिन का समय बचे, चौथे दिन में हम लोग 4 सत्र लिए। आज समापन सत्र में आदरणीय भाई साहब का उपस्थिति हुई और इस सत्र को हम लोग शिक्षकों का सम्मान करके उसको पूरा करेंगे। मुझे लगता है भारत की शिक्षा नीति वर्तमान में सनातन संस्कृति की काम करने के प्रति हम लोगों की सोच और नया सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हम लोगों ने सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करी है, उसमें शिक्षा जगत के लगभग 130 से ऊपर मैनेजमेंट कॉलेजों के डायरेक्टर, जर्नलिज्म स्कूलों के हेड, करीब 20 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालयों के चेयरमैन, ऐसे लोग अपने सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। हम लोग इस ध्येय के साथ जुड़े हैं कि हम लोग जो कारपोरेट पॉलिसी है उसको हम कैसे सनातनी सिस्टम के साथ रख के हम लोग आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में हम लोग का आदर्श भाई अतुल कोठारी सर हैं। मैं चाहूँगा आप उन्हीं से आगे की बातें कहें। अतुल जी, बहुत अनुभव है आपका। नई शिक्षा नीति की बहुत बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बदली गई, करिकुलम बदला गया, जो अलग अलग स्लॉट थे वो बदले गए, माध्यमिक विद्यालय से लेके आप चाहें उच्च शिक्षा की बात करें वो बदला गया, यहाँ तक कि पीएचडी और उस पर भी बात हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों पे हो रही हैं। अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है। सरकारी ये विचार क्यों आया, कहाँ से आया कि भाई इस शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए, और क्या कमियाँ रही इस नीति की जो बदलाव की ओर आपको अग्रसित होने की आवश्यकता हो गई? हम लोगों ने ये जो कार्य शुरू किया तो शुरुआत में शिक्षा बचाओ आंदोलन के नाम से कार्य प्रारंभ हुआ था। 2 जुलाई 2004 को ये कार्य हमने प्रारंभ किया था। तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि हमारी शिक्षा में पाठ्यक्रमों में बहुत विकृतियाँ विसंगतियाँ थी। हमारे महापुरुष, हमारे धर्मों, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाओं को सबको अपमानित करने वाली सामग्री इसमें थी पाठ्यक्रमों में। तो इसी के खिलाफ हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहली बात तो ये थी कि जो गलत बातें हैं, विकृत बातें हैं, हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ जो सारी बातें थी, ये सबको शिक्षा के पाठ्यक्रमों से, पाठ्य पुस्तकों से दूर करना चाहिए। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि यूनेस्को की एक डेलर्स कमेटी ने कहा था कि किसी भी देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि उस देश की संस्कृति और विकास के अनुरूप होनी चाहिए। हमने एक शब्द उसमें जोड़ा कि किसी भी देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए।
लेकिन हमारी देश की शिक्षा ऐसी थी क्या, तो उत्तर हाँ में मुश्किल है। तो शिक्षा देश की संस्कृति, प्रकृति, प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। इसको आधार बनाकर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। हमने 2012 से इस पर काम प्रारंभ किया था और देशव्यापी एक काफ़ी बड़ी बहस खड़ी की हमने और एक सकारात्मक वातावरण निर्माण किया देश में। और उसके बाद जब 2015 में शिक्षा नीति आती है तो उसका बहुत स्वागत होता है देश में। और इस पर जो सारे देश से सुझाव आए, हम लोगों ने भी देश भर में कई सेमिनार, संगोष्ठी आयोजित करके सुझाव एकत्र किए और वो सब सरकार को दिए। तो आनंद की बात यह है कि जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे भारतीयता के अनुरूप सारी शिक्षा नीति का गठन किया गया। क्योंकि जब तक हमारी जड़ों से हम नहीं जुड़ेंगे तो शिक्षा ये किसी भी राष्ट्र की नींव होती है। अगर नींव ही कमज़ोर रह गई तो भवन कितना भी बड़ा बनाने का जाएंगे तो वो कभी भी गिर सकता है। सर, इतिहास की बहुत बात होती है, वो चाहे मुगलों का इतिहास रहा हो। क्या सिर्फ इतिहास का ही जोर था पॉलिटिकल आंदोलन के पीछे, या पूरी शिक्षा नीति के बदलाव के पीछे, या इसमें वैज्ञानिक तर्क और बहुत सारी चीज़ों में खामियां थीं, या स्कूल पद्धति थी जो स्कूल में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था 10+2 उसमें खामियां थीं? ज़्यादातर बात तो यही होती है कि मुगलों को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, ये बात करके सारा लपेटा जाता है। नहीं, ये है ना, मीडिया में ज़्यादा बातें वो आई, परंतु सिर्फ इतना ही विषय नहीं था। हमने 6 से 12 तक की सारी जो पाठ्य पुस्तकें थी NCERT, उसका अध्ययन करके उसमें क्या क्या गलत बातें हैं सब निकाला था। वो सारे विषय थे। और 75 पेरे पर हमने आपत्ति दर्ज की थी। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट में हम गए थे इसके लिए। सरकार नहीं मानी तो दिल्ली हाईकोर्ट में गए हम, और हाईकोर्ट का जजमेंट हमारे पक्ष में आया और वो 75 पेरे डिलीट करने पड़े। इसमें पॉलिटिकल साइंस था, इसमें इतिहास था, इसमें हिंदी की पुस्तकें थी, ऐसी सब पुस्तकों की बात थी। हिंदी की पुस्तकों में असंवैधानिक शब्दों का उपयोग किया गया था। एक प्रकार से जो गालियाँ कहते हैं वैसी बातें लिखी गई थी। हिंदी की पुस्तकों में उर्दू के शेर शायरी थे, इंग्लिश के शब्दों का भरमारा थी। तो इस प्रकार की सारी पुस्तकों की बात है, सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। इतिहास तो प्रमुख था ही। तो ये सारी बातों को लेकर हमने आंदोलन प्रारंभ किया था। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये शुद्ध रूप में शिक्षा का सामाजिक आंदोलन था। और आपको आश्चर्य और आनंद होगा कि हमने 12 न्यायालयों में केस किए थे, जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, और सारे केस के जजमेंट हमारे पक्ष में आए। सर, जब से NCERT की किताबें आईं तब से बच्चों का ये मानना है कि किताबें तो पतली कर दी गई, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जिनको गायब कर दिए गए, एक लाइन में उसको लिख दिया गया। तो हम उसको कैसे समझें? नहीं, ये बदलाव अभी जो तात्कालिक बदलाव बीच में हुआ कि कोरोना के कारण जो बच्चे प्रभावित थे, विद्यालय स्कूल चले नहीं थे, पढ़ाई हुई नहीं थी, तो ऐसे समय में समग्रता से इनका मूल्यांकन करना संभव नहीं था। इसलिए उसमें से कुछ बातों को कम किया गया था। लेकिन अभी नया सारा करिकुलम, पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है और 1 वर्ष में मुझे लगता है कि NCERT शायद तैयार कर लेगी ये पाठ्यक्रम। तो 1 वर्ष के बाद जो पुस्तकें आएगी ना, उसमें वो समग्रता की दृष्टि आएगी। फिर तो फिर उन बच्चों का क्या होगा सर जो बीच में 2-3 साल पढ़ चुके हैं? क्या उनको दोबारा से वो क्लासेस रिपीट करनी पड़ेंगी? ऐसा है ना कि जो बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, ऐसी बातों को ही कम किया गया था। तो बच्चों को तो क्या है, कई बातें तो फिर आगे के पाठ्यक्रमों में भी आती भी है, तो बच्चे तैयार कर लेंगे फिर उसको। PhD के विषय में क्या कहेंगे आप, जिस पर बात हो रही है? ऐसा है कि शोध कार्य, PhD शोध अनुसंधान कार्य जो देश में है, वो अभी क्या है कि कोई देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं हो रहा है, बस डिग्रियाँ बांटी जा रही है। तो इसमें आधारभूत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है। उसको सरकार के द्वारा एक 50,000 रुपये का बजट दिया जाने वाला है 5 वर्ष के लिए। तो जो शोध में आर्थिक कठिनाई जो थी उसका भी समाधान हो साथ साथ, और साथ साथ हमने 3 बातें शिक्षा संघ उत्थान न्यास ने रखी है देश के सामने कि अभी क्या हो रहा है कि PG करने के बाद, परास्नातक करने के बाद ही बच्चा विचार शुरू करता है शोध के लिए। तो हमने कहा कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से प्रथम वर्ष से ही शोध का ओरिएंटेशन प्रारंभ कर सकते हैं क्या। दूसरी बात है कि अभी थियरी के रूप में ही शोध हो रहा है। मान लो मैंने PhD करना है, मैंने 400 पेज लिख दिया, डॉक्टर साहब
मेरे गाइड है तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया, वाइवा ले लिया, बात पूरी होगी। मैंने उस विषय में प्रैक्टिकल क्या काम किया इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। तो दूसरी बात यह है कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को समान महत्व देना चाहिए शोध में। और तीसरी बात यह है कि अपनी भाषा में शोध होना चाहिए। मनीष जी, संदेश क्या देना चाहेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग विषय आप लोगों ने उठाए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे वो डेटा सिक्योरिटी का हो, चाहे नई शिक्षा नीति की बात जो आज कर रहे हैं, चाहे वो सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव के ज़रिए आप कैसे व्यापार को, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उनका कैसे बैकअप लिया जाए, कैसे हम अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, बहुत सारी चीज़ें की। क्या संदेश टोटल लब्बो लुआव अगर निकालें या टोटल कंक्लूज़न निकालें, क्या निकलेगा सर? देखिए, कंक्लूजन 1 दिन 2 दिन 4 दिन से नहीं निकलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों को लगा कि 4 दिन कार्यक्रम करने के बाद भी हम लोगों ने पूरी बातें अभी नहीं कह पाए। हमको लगा कि 7 दिन प्रतिदिन कार्यक्रम करने के बाद भी हम लोगों को कुछ बातें रह गईं। बहुत लोगों ने कहा 4 दिन के कार्यक्रम से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने कहा कि हमारी सर साइबर सुरक्षा में जो बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने कही, जो बातें बताई, वो एक अपने आप में अद्वितीय बातें थी। आईटी जगत के जो पुराने वेटरन जिसने इंडिया में लॉन्चिंग करी आईटी कंपनियों की, वैसे लोगों ने अपनी बातें बताई। हम लोगों ने कृषि विकास पे बड़ी बातें कही, हम लोगों ने ग्रामीण भारत पे डिस्कशन किया, हम लोगों ने मिलेट पे डिस्कशन किया, हम लोगों ने गौ संवर्धन पे बात करी। गौ संवर्धन में आप लोगों ने भी देखा कई तरीके की, सर करोड़ों करोड़ की एक हम लोग इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ऐसे कई बातों को लेते हुए, जिसमें जलवायु परिवर्तन पे बातें करी। जेएनयू के कई ऐसे एक्सपर्ट, आपके शिष्य राजीव सिजारिया जी बेचारे 2 सत्र पूरा उन्होंने दिया, युवा स्वावलंबन पे उन्होंने बातें करी। और बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच से, और जितने भी लोगों को हम लोगों ने बुलाया, वो किसी न किसी सामाजिक संस्था से, किसी न किसी शिक्षा समूह से, किसी न किसी ऐसे समूह से बिलोंग करते थे लोग। 2000 नहीं, वो 10,000 15,000 लोगों का ग्रुप था। तो वह एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है। हमको लगता है कि राजनीतिक बातों को छोड़ते हुए हम लोग एक प्रॉपर, क्योंकि हम लोगों ने लिखा सनातन संस्कृत कॉन्क्लेव, एक हमारा एक टैग लाइन बन गया। लेकिन इस बार हमने लिखा 21 सत्रीय विकास संवाद। यह एक 21 सत्रीय विकास संवाद हो सकता, आने वाले दिनों में 51 सत्रीय भी विकास संवाद हो सकता है। तो यह एक हम लोग की प्लानिंग और आदरणीय अतुल भाई कोठारी साहब के नेतृत्व में और निर्देश पे और इनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि शिक्षा संस्कृत न्यास का 2 और 3 सितंबर को ही ऑलरेडी एक कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था मेरठ में। उससे बहुत हमारे जो जुड़े हुए लोग तो वो भी वहाँ पे भी गए, उसके लिए भी कुछ यहाँ पे कुछ कम हुए, लेकिन दूसरे फील्ड के लोग ज़्यादा यहाँ पे आए। लेकिन लब्बो लबाबे हुआ कि हम लोगों के मित्र सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय महासचिव, सशक्त हस्ताक्षर और ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल्स, ज्ञानदीप एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय प्रमोद कुमार मल जी हम लोग के बीच में हैं। आपने बिहार में शिक्षा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, क्योंकि ऐसे प्रदेश में काम और ज़्यादा हो सकते हैं जिन प्रदेशों में काम सर कम है। तो आपने एक बड़ी लकीर बनाने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि आप आदरणीय पीके मल साहब से भी आप कुछ बातें करें। मल जी, ये बताइए कि क्या लगता है इन सब प्रोग्रामों से जो सनातन की चेतना थी फिर से जागृत करने में आपको सफलता मिलेगी? जो सनातनी आध्यात्मिक चेतना, जिस तरह हमारा भारत विश्व गुरु होने की बात हो रही है, क्या फिर से सनातन का झंडा लहराएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा? देखिए, सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव 2023 का उद्देश्य यही था कि हमारी जो सनातन संस्कृति जो परंपरा है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें खुश रहने की कला सिखाती है, हमें विश्व बंधुत्व के भाव को सिखाता है। और हम खुश रहें, हम संपन्न रहें, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए लोग, हमारा विश्व खुश रहे, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। क्योंकि आज की जो पहले की शिक्षा नीति यही थी कि खूब डिग्री ले लो, डिग्री से नौकरी ले लो, नौकरी से पैसा कमाओ और अपना पेट भरो अपने परिवार का। तो अपने से आगे बढ़ के परिवार, और परिवार से आगे बढ़ के समाज, समाज से आगे बढ़ के देश। तो हमारा अंतिम व्यक्ति, समाज के निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति
संपन्न हो, खुश रहे, शिक्षित हो। यही सनातन संस्कृति कॉन्क्लेव में सनातन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का उद्देश्य होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो आगे बढ़े, साथ में जो माइक्रो लेवल की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अपने स्वरोजगार वाले हैं, उनको कैसे हम ट्रेन और शिक्षित करें ताकि वो भी खुशहाली की ओर आगे बढ़ सकें। ठीक है सर, पहले भी आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है बिहार में, तो क्या बिहार की जो शिक्षा है वो भी वही है, उससे कुछ आगे बढ़ी है? आगे की क्या उम्मीद है? देखिए, बात ये आती है कि हमारी शिक्षा नीति, जैसे अतुल भाई कोठारी जी के इतने काम करने के साथ में आगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आगे नई शिक्षा नीति ली है, लेकिन कई बार मुद्दे स्टेट के लेवल का हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, और स्टेट की जो सरकारें होती हैं कितनी एफिशिएंट हैं उन चीज़ों को डालने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीतियाँ बनती हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रूट पे लेवल पे हो, हमारे संसाधन का सही उपयोग हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो गंगा का मैदानी क्षेत्र सबसे उपजाऊ भूमि वाला ये क्षेत्र है, पानी का फ्रेश वाटर का, पीने योग्य पानी का, मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, क्योंकि कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा और हमारे पास उसका पूरा भंडार है। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है जिसको दक्ष बना के हम पूरे विश्व में राज कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी उपजाऊ भूमि और जल के साथ में हम पूरे विश्व को भोजन करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का संसाधन का सही तालमेल बैठा के उन सभी संसाधनों का सही उपयोग करना, यही एक अच्छी शिक्षा की बात होती है। सर, क्या संसाधनों का सही उपयोग बिहार की सरकार केंद्र की सरकार से नहीं कर पा रही है? एक्चुअली देखिए, वहाँ पे जहाँ पे अपराधी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे सुरक्षा नहीं है, जहाँ पे संसाधन लोक कल्याण के लिए नहीं उपयोग किए जाते, संसाधन केवल अपने घर भरने के लिए और लूटने के लिए किए जाते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि आप तो लोक कल्याण के लिए एक आम व्यक्ति की सुरक्षा, एक इंडस्ट्रीज की सुरक्षा और एक लोक कल्याण के लिए जो काम करेगा वही अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बना पाएगा। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बिहार की सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहिए, तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्या बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में आगे कोई फ्यूचर है या फिर वही रह जाएगा? देखिए, आप तो देखिए भविष्य क्या था, यहाँ नालंदा और बोध गया जैसे स्थल वहाँ पे थे, वो शायद बिहार में विश्व का सबसे उन्नत और सबसे विशालकाय और सबसे समृद्ध विश्वविद्यालय होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है। मुझे तो हम लोगों को तो अपने पास से सीख लेनी चाहिए और उस ओर अग्रसर होना चाहिए। बहुत बहुत